Welcome to all of you in the today's session of ऋषि द क्रिएटर। ऋषि द क्रिएटर की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और भारत का मानचित्र, दिखने वाला भारत का मानचित्र जो कि प्राकृतिक मानचित्र का प्रकार है, राजनीतिक मानचित्र का नहीं है। इसका मतलब कि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज हम कुछ प्राकृतिक संरचनाओं पर ही चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए और यहाँ वह विषय वस्तु, वह बिंदु लिखा हुआ है जिस पर आज हम गंभीर चर्चा करेंगे। जी हाँ, मैं ऋषि द क्रिएटर की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम नदी, आखिर नदी है क्या, नदी के प्रकार और भारत में जो नदियाँ हैं उनको प्रकार के आधार पे समझेंगे। मतलब जो प्रकार के आधार पे उनका वर्गीकरण हुआ, तो भारत में जो नदियां हैं वह कौन सी नदी किस प्रकार की है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, एक गंभीर चर्चा करेंगे। और यह जानकारी सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं है, अपितु यह जानकारी संपूर्ण शिक्षक समाज के लिए है जो एसएसटी सोशल साइंस सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। देखो भाई, it's not true that we will come into our class simply not along with previous preparation and just take the book like that and we will start delivering whatever the fact is present inside the book. शिक्षक ऐसे नहीं होते कि मैं कक्षा में बैठूंगा, अटेंडेंस लूँगा, किताब देखेंगे, चैप्टर देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे और फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं, हमें पढ़ना होता है, मौलिकताएं जाननी होगी। वी हैव टू नो द फैक्ट्स। तो आज चर्चा होगी नदी पर। एक्चुअली नदी है क्या, आप सरल भाषा में समझो। अभी रीट का भी परीक्षा चलना है, रेलवे की भी परीक्षा शुरू हो रही है, 7वां फेज, पात्रताएं परीक्षा, आप सीटेट भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा, स्थितियां अगर अनुकूल रहीं तो। वस्तु स्थिति समझना है, नदी को कैसे परिभाषित करें। आप बोलेंगे कि सर हमारे हिसाब से नदी को परिभाषित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको इस प्रकार से परिभाषित करें कि यह प्रवाहित जल का एक पथ है जो जल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। मतलब एक रास्ता जिससे जल प्रवाहित होकर एक जगह स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, चाहे वह छोटी दूरी हो या लंबी दूरी हो, तय कर। उस पथ को, जल प्रवाहित पथ को ही हम क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, इससे आसान तो समझ ही नहीं सकते। भाई रोड बनता है, रोड पे गाड़ी चलती है, एक पथ जिस पर गाड़ी चलती है उसे रोड कहते हैं। एक रास्ता जिससे होकर जल प्रवाहित होता है, उस जल समेत प्रवाहित पथ को ही तो नदी कहते हैं। इससे सरलता से आप नदी को नहीं समझ सकते। अब सवाल समझो, जल प्रवाहित होकर, एक बड़ा ही नॉर्मल से तरीका से देखो, ये पथ है, बोलोगे हाँ सर ये पथ है, और इस पथ से जल प्रवाहित हो रहा है। बोलोगे कि ठीक सर, हो रहा है सर। मतलब यह जिस पथ का निर्माण हुआ, पहला फेज, यह जो पथ है, यह तो नदी में हम लोग समझ गए। बोलोगे बिल्कुल सर, नदी में समझ गए। अब इस पथ के दो किनारे भी तो हैं, जहां से यह प्रारंभ हुआ, इसे क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। और जहां ये खत्म हुआ, इसे क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। बोलोगे बिल्कुल सर, आपने बेहद ही सरलता से समझा दिया। तो आज इसी उद्गम के आधार पे, चूंकि मुहाने के बारे में तो एक बात क्लियर है कि नदी सामान्यतः निकले जहां से, वो जिस भी परिस्थिति से नदी हो, लेकिन अल्टीमेटली एक भारत के लिहाज से समझिए, या तो उसे बंगाल की खाड़ी में गिरना है और या जो कुछ अपवादित नदियां हैं उन्हें अरब सागर में गिरना है।
इसमें तय है कि या तो छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाकर मिलेंगी, जैसे सोन, केन, बेतवा गंगा में मिलती हैं, या तो बड़ी नदियां, जब छोटी नदियां बड़ी नदी में मिली तो अंततः वह बड़ी नदी फिर अपने से बड़े मतलब सागर अथवा महासागर में जाके मिलेंगी। बोलोगे बिल्कुल सर, समझ गए। तो समझने वाली वस्तु क्या है? समझने वाली वस्तु यह उद्गम है। समझने वाली वस्तु क्या है? यह उद्गम है। हमें उद्गम को समझना है और उद्गम के आधार पर ही नदियों का वर्गीकरण होता है। उद्गम के आधार पर ही नदियों का वर्गीकरण होता है। पहला, अस्थाई नदी। पहला क्या होता है? अस्थाई नदी। कुल मिला के नदियों को 3 प्रकार के श्रेणियों में रखा गया है। अस्थाई नदी, दूसरा बरसाती नदी, और तीसरा अंतर्देशीय नदी। नदी जो हैं मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, इस चीज को समझिए। मजेदार कक्षा है, एसएसटी की बड़ी ही मजेदार कक्षा है। इसको आपको समझना है जीके जीएस वाले सेगमेंट में कि नदी जो है, नदी यह है, मिलना उसको या तो बड़ी नदी से है, या तो किसी बड़ी नदी में ये मिलेगी, और नहीं तो सागर अथवा महासागर में। बोलोगे बिल्कुल सर, एकदम आप दोबारा बोल दिए, बहुत अच्छा। लेकिन हम इसके प्रारंभ अथवा उद्गम के आधार पर ही नदियों को 3 भागों में बांटते हैं: अस्थाई नदी, बरसाती नदी और अंतर्देशीय नदी। अब तुम्हारे मन में समझने की लालसा जागेगी, जाग रही है कि नहीं? अरे बिहार, यूपी, राजस्थान वालों, हम लोग तो एक ही चीज़ में तो एक्सपर्ट होते हैं। वो जेएनयू की वादियों को देख लीजिए, रिसर्च करने में जो है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हम लोग उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो बड़ा ही मतलब लगे रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों का भी जो है ना बाल का खाल निकालते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि भैया अस्थाई नदी के बारे में चर्चा हो, क्या है सर बरसाती नदी क्या है? बरसाती और तो समझ में आ रहा है कि बरसात में जो नदी वदी निकल के दिखने लगती है उसे बरसाती नदी कहते हैं, लेकिन अस्थाई और अंतर्देशीय यह 2 टर्म है, तो हम तीनों पे चर्चा करेंगे। मूलतः इस चीज़ को समझ लेना है कि वैसी नदियाँ जिसमें जल का प्रवाह सालों भर होता रहता है उसे अस्थाई नदी कहते हैं। अर्थात अब ऐसा नहीं है कि फल्गु हो जाए, दक्षिण भारत की नदियां हो जाएं, कि भैया गर्मी में नदी सूख गई। बिहार में नवादा जिला है, तो नवादा जिला एक बार जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर नवादा जिला के किनारे एक नदी है, दिखती ही नहीं। तो लोगों से हम पूछे भाई क्या है? तो नहीं, कभी कभी पानी आता है, बरसात उरसात में आता है, मतलब दिन में, मतलब बाकी मौसम में पैदल चलिए ना, मकान और नदी में फ़र्क ही नहीं पता चला। लेकिन अस्थाई नदियों के साथ ऐसा नहीं होता है। अस्थाई नदियों में जल का प्रवाह सालों भर सुनिश्चित होता है। हाँ, जल की मात्रा में कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो मूलतः जब मैंने आपको यह बताया कि अस्थाई नदी वैसी नदियों को कहते हैं जिसमें जल की मात्रा सालों भर प्रवाहित होते रहती है। अर्थात क्या है? अर्थात इसका मतलब समझिए, अब पानी बीच में आएगा कहीं क्या? इसका मतलब हो गया कि जो इसका उद्गम है, बड़ा टेक्निकल को चीज़ को ना बड़ा सरलता से समझो कि जो इसका उद्गम है, इसके जो उद्गम स्थल होते हैं वहाँ सालों भर एक तरह से कहा जाए कि जल मिलने की प्रतिबद्धता रहती है। वहाँ सालों भर जल मिलता है। तो भैया वैसा जगह कैसे बनेगा? इसका मतलब सरल भाषा में कि सामान्यतः ये नदियाँ जो हैं, इनके जो उद्गम स्थल हैं वो बर्फ़ वाले क्षेत्रों में होते होंगे, ऊंचाई वाले स्थल पे होंगे, सालों बर्फ़ से घिरे हुए रहते होंगे। तो जो बर्फ़ है वही जब लुढ़क कर नीचे आता है तो बर्फ़ जो है जल में परिवर्तित हो गया और जल का प्रवाह जो है मिलता रहता है। मतलब सरल भाषा में समझो कि अस्थाई नदी के जो उद्गम क्षेत्र होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर वह जगह होता है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है और
ग्लेशियर जो पिघलते रहता है, जो धीमा धीमा उनका पिघलना होता है, वही जो है इन प्रकार की इसके अंतर्गत आने वाली नदियों के लिए जल के प्रवाह को सालों भर यथावत बनाए रखने में मददगार साबित होता है। अर्थात भारत के लिहाज से यह समझने में आपको देर नहीं लगेगा कि भैया भारत में बर्फ कहाँ है, तमिलनाडु में है, केरला में है, नहीं हिमालय में है। मतलब हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, वह अस्थाई नदियों की श्रेणी में आती हैं। कितना आसानी से, उद्गम ग्लेशियर, स्थान हिमालय क्षेत्र। याद रहेगा कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल रहेगा सर, इसमें तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अब ये दोनों चीज जैसे ही हो गया तो देखो थ्योरी में भी, चाहे बीपीएससी रहे या कुछ भी, अब अस्थाई नदी के बारे में दो कंक्लूजन खाली रख लिए, उद्गम ग्लेशियर और भारत में क्षेत्र हिमालय। अब भैया दिल में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, जो भी सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, जो नदी का नाम आ जाए ना, लिखना शुरू कर दो। उन नदियों के बारे में सोचकर आप लिख दोगे और आप पूर्ण रूपेण इस बात को समझाने में सक्षम हो जाएंगे कि आप अस्थाई नदियों को पूर्णतः जानते हैं। नक्शा पर यही वह हिमालय का क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र, जहां पर अधिकांश ग्लेशियर्स मौजूद हैं। यह जो वह क्षेत्र है जहां अधिकांश ग्लेशियर्स मौजूद हैं और यहीं से तमाम प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं जो भारत की ओर आ गई, वो चाहे सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब, गंगा, यमुना, अथवा जो इधर पूरब की तरफ रही, मतलब मैं चर्चा कर रहा हूं ब्रह्मपुत्र की, जो काफ़ी आगे आने के बाद अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। मानचित्र पर वह आपको इस रूप में दिख रहा होगा, जो आगे जाके बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। ये सभी नदियां क्या हैं? अस्थाई नदियों का प्रकार है। अब दूसरा आता है बरसाती नदियां। तो एक लाइन में दिमाग में डाल लो कि पठारी क्षेत्रों में, भारत के पठारी क्षेत्रों में जितनी भी नदियां हैं उन्हें बरसाती नदियों के श्रेणी में रखा जाता है। कितना आसानी से आप नदी के नाम के आधार पर समझ रहे हैं। गंगा जो हिमालय से निकली सबको डाल दिया अस्थाई नदी, और जो इस पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, जितनी भी नदियां निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं? बरसाती नदियां। और तीसरा क्या है? अंतर्देशीय नदी। अंतर्देशीय नदी का मतलब है ना, एक चीज को समझना है, ये जो नदी है वह क्या होगी? या तो बड़ी नदी में मिल जाएगी और या तो वो सीधे सागर अथवा महासागर में मिल जाएगी। लेकिन अंतर्देशीय नदी नदी का वह प्रकार है जो यह बताता है कि वैसी नदियां जो प्रवाहित होना शुरू हुई लेकिन वो बीच रास्ते में ही विलुप्त हो गई। जैसे भारत की अंतर्देशीय नदी है थार मरुस्थल में बहने वाली नदी, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है भैया, लूनी नदी। भारत की अंतर्देशीय नदी जो है लूनी नदी है। लूनी नदी एकमात्र नदी भारत में है जो जिसका प्रवाह दिखता है प्रारंभ में, लेकिन वो बीच में जाके विलुप्त हो जाती है, और वैसी नदियों को ही अंतर्देशीय नदी कहते हैं। तो अब बोलोगे कि सर परिभाषा के साथ तो बड़ा लाजवाब तरीके से बता दिए, तो अब क्या पढ़ाई हो गई? नहीं। अब जो है ना थोड़ी थोड़ी चर्चा हम प्रमुख नदियों के विषय में करेंगे। जैसे अस्थाई नदी में मैंने क्या क्या नाम बताया, तो अस्थाई नदी में जो मैंने बताया सिंधु, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, गंगा, यमुना। भैया इतनी सारी नदियों को क्यों ना दो भागों में बांट दिया जाए, एक गंगा प्रवाह नदी और एक सिंधु प्रवाह नदी। चूंकि अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो जो पंजाब वगैरह से होके जो ये पांचों नदियां, 5 नदियों का जगह पंजाब, तो ये सभी नदियां जो है वो आप अंततः देखिएगा कि चाहे वह कोई भी नदी रहे, वो तमाम नदियां जो है वह सिंधु नदी में मिलकर और उसके बाद अरब सागर में गिरती हैं। तो उधर एक प्रमुख नदी हो गई सिंधु, और दूसरा अब यमुना है जरूर, लेकिन फिर वो भी मिल जाती है, गंगा यमुना सरस्वती। अमिताभ जी की मूवी याद होगा, तो वो मिलती है। तो दूसरी गंगा। तो अब हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी प्रणाली पे। एक चीज़ तो तय आप याद रखो, ये थोड़ा हिस्ट्री का भी सेगमेंट है। भारत का जो नाम था, जो आर्यों के द्वारा दिया गया था ना, वो हिंदुस्तान नहीं था,
चूंकि ह अंग्रेज नहीं बोल पा, मतलब आर्य नहीं बोल पाते थे ह, तो सामान्यतः न, थोड़ा सा एक्चुअली हिंदुस्तान जो है नाम, वह धीरे धीरे परिवर्तित होकर बदला। नहीं तो वस्तुतः आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु नदी भारत की पहचान, प्राचीनतम भारत की। इसका मतलब क्या है, स वर्ण का उच्चारण उन लोगों के द्वारा मुश्किल था, जो कि अपभ्रंशित होते होते आज हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान का मतलब यह कतई नहीं समझना कि हिंदुओं के रहने का स्थान, नहीं, वो सिंधु था, और सिंधु जो है वह अपभ्रंशित होते होते हिंदुस और हिंदुस्तान हो गया। और सिंधु क्यों था, चूंकि यह जो प्रमुख क्षेत्र है, हम लोग सैंधव घाटी सभ्यता के ही विस्तृत स्वरूप का हिस्सा है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया। तो सिंधु नदी प्रणाली, तो सिंधु नदी प्रणाली जो है वह, इसका उद्गम कहाँ हुआ। सिंधु नदी का जो भी नदियाँ हैं, मैंने आपको बताया है कि हिमालय में हुआ। वस्तुतः सिंधु नदी का जो उद्गम है, जो उसकी प्रमुख नदी है उस प्रणाली की, जिसमें झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब मिलती हैं, तो आपको यह याद रखना है कि सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, उसका भी उद्गम क्षेत्र है मानसरोवर कैलाश, हिमालय का एक जगह। मानसरोवर कैलाश जो है सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है, और भारत से गुजरने के बाद, पंजाब वगैरह से गुजरने के बाद यह पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वह लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां तो 10-15 बार तो बोल दिए होंगे, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को पार करता, जब सिंधु नदी हिमालय को पार करती है, अब हिमालय मानसरोवर से निकली, क्रॉस करी, और उसके बाद फिर भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यह एक बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का, जो कि 18,000 फीट गहरा है, और इसको दुनिया का सबसे गहरा गार्ज माना गया है। और अब ऑब्जेक्टिव सवाल कि दुनिया का सबसे गहरा गार्ज कौन है, जो कि सिंधु नदी के जल प्रवाह के कारण बना, तो वह है गिलगिट गार्ज। वह कौन है, गिलगिट गार्ज। गिलगिट प्रदेश है ना इधर, गिलगिट गार्ज याद रखने की जरूरत है। गिलगिट प्रदेश में जो है गिलगिट गार्ज है, जो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है, 18,000 फीट इसकी गहराई है, सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। ओके, यह था सिंधु नदी, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी में इससे ज़्यादा का ऑब्जेक्टिव आपका नहीं गिरेगा। उसके बाद क्या है, गंगा, गंगा नदी। तो हम सिर्फ आज अभी गंगा नदी की चर्चा नहीं करेंगे, अपितु हम चर्चा करेंगे गंगा नदी प्रणाली की। मतलब वस्तुतः एक ओवरऑल चर्चा होगी गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, मतलब जो जो नदियाँ गंगा में मिलती हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपसे कोई सवाल पूछ देगा, गंगा का उद्गम कहाँ, गंगा का उद्गम कहाँ है। हमको लगता है कि जितने भी परीक्षार्थी आप तैयारी करते हैं, 10 में 7 जवाब दे देंगे गंगोत्री, और कुछ पढ़े लिखे होंगे तो जवाब दे देंगे गोमुख, कि गंगोत्री में से भी थोड़ा सा आगे सर गोमुख करके जगह है। लेकिन इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझना है कि वस्तुतः भैया गंगा का उद्गम वहाँ हुआ ही नहीं है। गोमुख में तो भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। गोमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, भागीरथी है। लेकिन वह भागीरथी नदी जो गोमुख से निकलती है, और एक दूसरी प्रमुख नदी है अलकनंदा नदी। दूसरी प्रमुख नदी क्या है, अलकनंदा नदी है। तो आप इस चीज़ को समझिए, यह भागीरथी नदी है, और यहाँ से आया ये भागीरथी, गोमुख, और ये अलकनंदा, ये दोनों नदी आकर एक जगह देवप्रयाग, एक जगह है उत्तराखंड में देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है
यह भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, और जब मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। वही जगह है देवप्रयाग, वह जगह है, वह गंगा नदी का नामकरण का जगह है जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने के उपरांत होता है। और नदी के विषय में एक चीज आप याद रखिएगा, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, ये बहुत कम जगह मिलेगा वीडियो, बहुत कम जगह, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं और दोनों नदी की गहराई लगभग बराबर होती है, दोनों नदी की गहराई लगभग बराबर होती है, वैसी परिस्थिति में मिलन के उपरांत नदी का नाम बदल दिया जाता है। और इसी के कारण भागीरथी और अलकनंदा, जो कि लगभग दोनों बराबर गहराई की नदियां थीं, तो भैया देवप्रयाग में मिलने के बाद इनका नामकरण हो गया गंगा। जबकि अगर अब एक चीज बताओ, गंगा में सोन मिला तो नामकरण सोन क्यों नहीं हुआ? कारण यही है, जब गहरी नदी में कम गहरी नदी आकर मिलती है, मतलब वैसी नदी जिसकी गहराई ज़्यादा है और उसमें वैसी नदी आकर मिल रही है जिसकी गहराई कम है, तो जो कम गहराई वाली नदी होती है वह समाप्त मान ली जाती है और ज़्यादा गहराई वाली नदी का नाम चलता रहता है। और यही कारण है कि जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, सोन, केन, बेतवा वगैरह, वह सभी गंगा में मिलती हैं। चूँकि इनकी गहराई, इनके नदी की गहराई गंगा नदी की गहराई से कम है, तो जिसके कारण मिलने के बाद जो है वह गंगा में समावेशित समझी जाती हैं और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगर सोन नदी की गहराई ज़्यादा होती, मतलब जल का प्रवाह ज़्यादा होता, और जल का प्रवाह अगर वहाँ ज़्यादा होता और गंगा उसमें आकर मिलती, तो गंगा का नाम समाप्त होकर सोन का नाम बढ़ता। और चूँकि यहाँ दोनों नदी की गहराई सेम है, इसीलिए देवप्रयाग जगह पर आने के उपरांत ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद जो है इसका नामकरण बदलकर क्या कर दिया जाता है? गंगा कर दिया जाता है। मैदानी भाग में गंगा का प्रवेश किस बिंदु पर होता है, किस जगह पर होता है? जगह याद रखिएगा, हरिद्वार। हरिद्वार वह जगह है जहां ऐसा माना जाता है कि गंगा अब पर्वतीय इलाकों का सफर समाप्त करके मैदानी इलाके में प्रवेश कर रही होती है। वह जगह कौन है? हरिद्वार। इस चीज को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद हरिद्वार के बाद गंगा जो है कानपुर, पटना, बक्सर, पटना, बाढ़, बख्तियारपुर होते हुए, साहेबगंज होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और फिर वह अंततः बांग्लादेश होते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अब अगर आपसे पूछा गया कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का नाम बताएं, आप सरल भाषा में बताइएगा कि सर इसमें तो कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। चंबल, केन, बेतवा आदि जो है सहायक नदियां हैं। गोमती सहायक नदी है, यमुना उसके लिए मिल गई, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ढेर सारी नदियां जो हैं सहायक नदियों की श्रेणी में आती हैं, जो कि अपने अपने सफ़र की शुरुआत भिन्न भिन्न स्थानों से करते हुए उनका मिलन किस में हो जाता है? गंगा नदी में हो जाता है। गंगा की, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है और इसका जो कुल प्रवाह क्षेत्र है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है और इसका कुल प्रवाह क्षेत्र जो है 9,51,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1/4 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/4 मतलब 25% भाग जो है इसके जल प्रवाह क्षेत्र के अधीन आता है। जल प्रवाह क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जो गंगा और गंगा की सहायक नदियों के आसपास से संबंधित हो। और यही कारण है कि गंगा नदी का महत्व सिर्फ पौराणिक तौर और धार्मिक तौर पे भी नहीं, बल्कि भौगोलिक तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो जल प्रवाह धीमी हो जाने के कारण यह 3 प्रमुख और कहे अनगिनत धारों में बंट जाती है
और वहाँ पर निर्माण त्रिभुजाकार आकृति का होता है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा वह निर्मित आकृति है जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाने वाले गाद को जब नदियां अपने साथ प्रवाहित करने में सक्षम नहीं होती हैं तो वह समुद्र में मिलने से पहले मुहाने पर जाकर छोड़ देती हैं, और लगभग एक, जैसे नदी आ रही है तो इधर चला गया, नदी इधर चली गई, तो एक तरह से एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, और उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो याद रखना है कि जीके में पूछा जाता है कि भैया मतलब सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। अभी ममता दी 20,000 करोड़ मांगी थी ना, 10,000 करोड़ दीघा के लिए जो तूफान आया था कयास का, और 10,000 करोड़ सुंदरबन क्षेत्र के लिए। तो इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन सुंदरबन का जो है अधिकांश क्षेत्र जो डेल्टा का है वो कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। तो उसमें से जो भारत के अधीन का हिस्सा है उसको मोरीबिंद डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरीबिंद डेल्टा। पूरा डेल्टा सही बात है, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, लेकिन जो भारत के अधीन का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, मोरीबिंद डेल्टा बोलते हैं। अभी अस्थायी नदियों का दौर चल रहा। सिंधु नदी पर चर्चा हुई, नदी प्रणाली पर, गंगा नदी प्रणाली पर। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, कैलाश के मानसरोवर से निकलने वाली एक नदी जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो पूरब क्या हुआ, इसके चीन हुआ, और प्रवाहित होते हुए वह अंततः मूर्ति है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वो भारत में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस चीज़ को याद रखना है। यह नदी का जो कुल, इस नदी की जो कुल लंबाई है वह लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में यह लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। सवाल याद रखिएगा। आपको एक चीज़ जो है मैंने अभी बताया कि सिंधु नदी 2900 किलोमीटर, गंगा नदी 2510 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, जिसमें 1000 किलोमीटर का जो उसका लेंथ है, स्ट्रेच है, वह कहाँ है, भारत में है। वह कहाँ है, भारत में है। और यह जो है मिल जाती है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। याद रखना, तिब्बत में मतलब चीन में इसे सांगपो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियों में मानस, तीस्ता, दिसांग, कपोली कई नाम है जो इनकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदियों में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कभी भी बाढ़ आने की आप सूचना सुनते होंगे, और जिसके कारण जो काजीरंगा जगह है गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, वह कभी कभी बाढ़ की विभीषिका का दंश अक्सर झेलता है। चाइना उस पर डैम का निर्माण कर रहा है। कई तरह की बातें हैं जो हर भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोज़ में मैं आपको बताते रहूँगा। आज मैंने अपनी परिचर्चा सिर्फ अस्थायी नदियों और नदी की परिभाषा, भारत और परिभाषित नदी का संबंध और उसके आधार पर नदियों की व्याख्या के तहत मैंने अस्थायी नदियों की संपूर्ण परिचर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग बरसाती नदी अर्थात मूलतः कहा जाए तो प्रायद्वीपीय नदी और अंतर्देशीय नदी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।